आ रहा है? Hello students, welcome to the online class of DLH English second semester. I'm Shipra Singh, lecturer SCERT, and today in this class I will deal with the topic pronunciation. Now, correct pronunciation comes through practice in listening and speaking. जो हमारा प्रोनाउंसिएशन का प्रोसेस होता है हम कैसे सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरह से सीखते हैं। प्रोनाउंसिएशन हम सीखते हैं जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है किसी चीज को सुनने की और उसको बोलने की। अब हम बात करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं। हम स्टूडेंट्स को के ऊपर ये नहीं छोड़ सकते हैं कि वो प्रोनाउंसिएशन खुद से सीखें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन जैसी चीज को खुद से सीखना। तो उसकी वजह ये होती है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें फोनेटिक्स का यूज किया जाता है। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स होता है स्पीच की एक स्टडी होती है, किस तरह से स्पीच साउंड्स की स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स, आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो फोनेटिक्स की जो इंट्रिकेसीज होती हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम ये बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि वो जाने कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास बस एक ऑप्शन बचता है कि वो अपने टीचर्स को इमिटेट करें, टीचर्स की नकल करें। जैसे वो मदर टंग होती है, हर बच्चा एक मदर टंग सीखता है, उसकी एक मातृभाषा होती है। वो मातृभाषा अपनी मदर टंग कैसे सीखता है? वो अपने घर में सीखता है, वो अपनी आसपास की सराउंडिंग्स होती है वहां से सीखता है। उसी तरह अगर उसको सेकेंड लैंग्वेज सीखनी होगी तो उसके लिए उसके पास बस एक ऑप्शन है कि उसका जो टीचर हो वो बहुत ही एफिशिएंट हो, बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, जिसको प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए इसकी अच्छी नॉलेज हो। तो उसको वो एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? वो एनवायरनमेंट उसको मिलेगा अपने स्कूल में। तो प्रोनाउंसिएशन अगर हमें किसी बच्चे को सिखाना है तो सबसे पहले उसे इमिटेशन मेथड से प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा, और टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए और उसको फोनेटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ we will move on to the problems in pronunciation. Pronunciation किसी भी चीज को प्रोनाउंस करने में हम किन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। देखिए, the first and the foremost problem that we face in pronunciation is the interference of mother tongue. जो बच्चे की मदर टंग होती है वो हमेशा इंटरफेयर करती है उसकी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को। जैसे आप सभी लोगों ने डीएलएड में पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या उसकी कुछ उसमें बाधाएं थी जिस वजह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पाता था। उसकी एक बाधा ये थी कि हमारी जो प्रीवियस लर्निंग थी वो हमारी न्यू लर्निंग को इम्पैक्ट कर रही है। हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारी नई नॉलेज को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो सेम प्रोसेस प्रोनाउंसिएशन में भी होता है। एक बच्चा जो अपनी मदर टंग सीख चुका होता है पूरी तरीके से, अब उसको सेकेंड लैंग्वेज को सीखना होता है, तो उसके लिए उसकी जो मदर टंग है उसके जो साउंड सिस्टम है, उसका जो वर्ड स्ट्रक्चर है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मदर टंग हमेशा इंटरफेयर करती है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। देन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो कुछ हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमारी हिंदी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं, ये एक कॉन्सोनेंट का जो एक ग्रुप होता है, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनके बीच में अब वॉवल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इट इज ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स दैट डू नॉट हैव वॉवल, जिसके बीच में वॉवल नहीं होता। फॉर इंस्टेंस हम बोलते हैं स्पीक्स, तो स्पीक्स की स्पेलिंग है SPEAKS, तो के और एस के बीच में कोई वॉवल नहीं है। देन फिल्म, FILM, फिल्म, L और M के बीच में कोई भी वॉवल नहीं है। When we say thanks, 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 के और एस के बीच में कोई वॉवल नहीं है। तो फिर जो हमारे नेटिव स्पीकर होंगे या जो हमारे जो हिंदी जानते हैं उनके लिए ये वर्ड्स को बोलना इंग्लिश में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हिंदी में ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो
स्पीक्स को बोलेंगे स्पीकर्स। या आपने देखा होगा आपके यहाँ कभी कोई मेड आती है या सर्वेंट होंगे, उनको आप कोई गिफ्ट देंगे तो वो कहते हैं थैंक्स। वो थैंक्स इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। फिर आप कभी आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं मैं फिल्म देखने गया था, तो दे आर इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू से फिल्म बिकॉज दिस क्लस्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी लैंग्वेज. Then there is another problem, that is vowel. Vowel, there are certain vowel that does not exist in Hindi. Like let's see, this vowel sound and this vowel sound, a and a. This vowel sound does not exist in Hindi because in this vowel sound, tongue is in half position, half open position, and here tongue is in open position. When you say bed and bad, when स्टूडेंट को जो नेटिव स्पीकर होगा वो बेड और बैड में कंफ्यूज हो जाएगा. जो छोटा बच्चा होगा वो बेड को भी बैड कहेगा और बैड को भी बैड कहेगा. इसकी वजह ये है क्योंकि ये दोनों साउंड ई एंड ए, ये दोनों साउंड हमारे हिंदी लैंग्वेज हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इसी तरह से वो सेड और सैड में भी कंफ्यूज हो जाएगा. SAID सेड एंड SAD सेड, ये दोनों को, इन दोनों वर्ड को एक तरह से प्रोनाउंस करेगा क्योंकि वजह यही है कि ये दोनों साउंड ए एंड ए, जहाँ पे बेड और सेड जहाँ पे टंग हाफ ओपन पोजीशन में है और बैड और सैड जहाँ पे टंग फुल ओपन पोजीशन में है. तो ये जो टंग की पोजीशन है और जो वोवल साउंड है यहाँ पे, ये दोनों हमारी हिंदी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. इस वजह से बच्चे को इन दोनों शब्दों में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी. बेड बैड, सेड सैड, हेड हैड, तो वो इन सारे शब्दों को एक जैसा प्रोनाउंस करेंगे. देन हमारी हिंदी में कुछ फोनीम्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे फोनीम ज, दिस वन जो फोनेटिक सिंबल है, और ज के नीचे ये डॉट लगा हुआ है, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इस तरह के अगर कोई वर्ड आते हैं जैसे प्लेजर, प्लेजर, अब आप देखिए हम प्लेजर को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं. ये प्लेजर है या प्लेजर है या प्लेजर है. ये वर्ड जो प्रॉपर करेक्ट वर्ड है दैट इज प्लेजर. लेकिन हमारे नेटिव स्पीकर्स को ज वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, वो या तो कहेंगे प्लेजर या कहेंगे प्लेसर. अनदर वर्ड कैजुअल, कैजुअल इज अनदर वर्ड, उसमें अब कैजुअल में भी ज की साउंड आ रही है जो हमारे नेटिव स्पीकर्स के लिए बोलना मुश्किल है क्योंकि वो उसमें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही. वो कहेंगे कैजुअल या कैजुअल. इन दिस वे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ज और ज में. फिर कुछ साउंड जैसे अ की साउंड है, वो भी हमारे हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल कप, SUN सन, TUN टन, BUN बन. ये देखने में अगर कोई हम छोटा बच्चा होगा वो BUN बन को BUN बुन कहेगा या टॉन कहेगा या सुन कहेगा या कुक कहेगा क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये अ की साउंड देती है जिसका फोनेटिक सिंबल ये होता है. तो हम ये वाला फोनेटिक सिंबल आ को रिप्रेजेंट करता है, मींस ये बन है, ये टन है, ये सन है, ये कप है. तो ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फोनेटिक्स एक बहुत बड़ी साइंस है, ये बच्चे नहीं समझते हैं और उनको समझाने के तो फिर वो सिर्फ इमिटेशन के मेथड से ही सीख सकते हैं. इसलिए टीचर को अगर इन सारे फोनेटिक्स का, लिंग्विस्टिक्स की अच्छी नॉलेज होगी तो वो सही प्रोनाउंस करेंगे और बच्चे भी उनको इमिटेट करके सही प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे. नाउ देयर इज एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग है इंग्लिश में, दैट इज TH. द स्पेलिंग TH जो होती है वो दो साउंड को रिप्रेजेंट करती है, द और थ. एंड द. तो हम TH से लेते हैं, TH से दोस, TH से दीज, TH से देन, TH से द, अदर, ऑल्दो. इन सारे वर्ड्स में TH की साउंड द आ रही है. लेकिन अगर हम दूसरे वर्ड्स लेते हैं जैसे थिंग, THING, यहाँ पे TH की साउंड थ आ रही है. बाथ में TH की साउंड थ आ रही है. ऑथर,
ऑथर में टीएच की साउंड था आ रही है। तो जो नेटिव स्पीकर होगा या जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए ये पहचान पाना मुश्किल है कि कहाँ पे हम था बोले, कहाँ पर हम द बोले। ये वो सीखेगा सिर्फ इमिटेशन से और प्रैक्टिस से और स्पीक करने से। देन हमने ये भी देखा है ऐसे कुछ इंग्लिश के लेटर्स हैं जिनको अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे जी, जी ज के लिए भी स्टैंड करता है, जी ग के लिए भी स्टैंड करता है। जी फॉर जिराफ एंड जी फॉर गन। तो कहाँ पे हम उसको जिराफ पढ़ेंगे, कहाँ पे हम उसको ज प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ पर हम उसको ग प्रोनाउंस करेंगे, ये भी बच्चा, इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है। ये बच्चा किससे सीखेगा? इमिटेशन से सीखेगा और स्पीक करने से सीखेगा, लिसन करने से सीखेगा। इस तरह कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कई एक ही वॉवल के कई साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसकी वजह ये है कि इंग्लिश में स्पेलिंग बेस्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, साउंड बेस्ड प्रोनाउंसिएशन होता है। देन कुछ रीजनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऐसे होते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम जो पंजाबी स्पीकर होगा, पंजाबी स्पीकर जनरली वो वहाँ पर भी क्लस्टर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो स्कूल को कहता है स्कूल। आपने देखा होगा, आप स्कूल जैसे वर्ड जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा तो स्टूडेंट कह देंगे। या रीजनल इन्फ्लुएंसेस बंगालीज में देखिए वो कप को कॉप कह देंगे। तो ये रीजनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जो हमारी प्रोनाउंसिएशन को में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाते हैं उन रीजनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। देन हम देखते हैं कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा वो कैसे जानेगा कि ये लेटर साइलेंट है इसमें? फॉर इंस्टेंस ऑनर, HONOUR, इसमें एच साइलेंट है। साइकोलॉजी में P साइलेंट है। टॉक में L साइलेंट है। तो एक छोटे बच्चे के लिए ये बता पाना कि यहाँ पे कहाँ पे क्या साइलेंट है बहुत मुश्किल है। वो कैसे सीखेगा? इमिटेशन के थ्रू सीखेगा, प्रैक्टिस एंड लिसनिंग के थ्रू ही वो सीख सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ पे, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इंग्लिश है वो स्पेलिंग पे बेस्ड ना होकर साउंड पे बेस्ड होती है। देन देयर आर सम लिंकिंग बिटवीन वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन को समझने में या शब्दों को समझने में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई वर्ड हम लिंक कर देते हैं बोलते समय। ये कहते हैं कि किस तरह से हम एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर पहुंच जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे जो फर्स्ट वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर और जो लास्ट वर्ड है उसके फर्स्ट पे। जैसे हमने देखा है एन एप्पल, हमारा पहला वर्ड क्या है? एन, और दूसरा वर्ड है एप्पल। तो एन का लास्ट है एन और एप्पल का फर्स्ट है ए। तो जनरली हम बोले में एन एप्पल बोल देते हैं, एन एप्पल। देन लीव इट को हम बोल देते हैं लीव इट, VIT अलग कर देते हैं, ली अलग कर देते हैं। तो ये जो बोलने का हमारा तरीका है, अगर हम इसको अलग अलग बोलेंगे लीव इट या एन एप्पल, तो ये स्पीच में डिसकनेक्शन क्रिएट कर देता है। तो जनरली स्पीकिंग में ऐसा हो जाता है कि हम वर्ड्स को लिंक कर देते हैं और जो पहले वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है वो दूसरे वर्ड के फर्स्ट लेटर के साथ जाके जुड़ जाता है। एन एप्पल, लीव इट, हम लीव इट अलग अलग ना बोल के लीव इट कह देते हैं। तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Then there is another thing, that is intonation. Intonation is very important and you all must know about intonation क्योंकि आपके सिलेबस में नर्सरी रैंक्स हैं जो कि इंटोनेशन के साथ ही उसको रिसाइट किया जाता है। इंटोनेशन एक पैरालिंग्विस्टिक फीचर होता है, जिस पैरालिंग्विस्टिक वोकल फीचर होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी वॉइस की पिच कैसी है, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कितनी लाउडनेस है, उसमें कितने स्ट्रेसेस हैं। ये सारी चीजें इंटोनेशन क्रिएट करते हैं और इसका पर्पस ये होता है कि हमारा बोलने का मकसद क्या है, हमारा क्या पर्पस है बोलने का और हमारा क्या इंटेंशन है, हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, ये डिसाइड किया हमारा इंटोनेशन डिसाइड करता है। फॉर इंस्टेंस हमें बोलना है व्हाट आर यू डूइंग, तो ये बोलने के दो तरीके हैं। हम कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग,
मीन्स हम थोड़ा सा एंग्री टोन में हैं. व्हाट आर यू डूइंग, देन वी कैन से व्हाट आर यू डूइंग. आप थोड़े हैप्पी मूड में हैं. तो आपकी वॉइस की जो पिच है, उसकी लाउडनेस है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके स्ट्रेसेस हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है सामने वाले के प्रति. Then there is another thing, that is stress. Stress is very important thing in poetry. When you recite poems, you use stresses, and stressed syllable, unstressed syllable. Here, what is stress? Stress can be on both word level and sentence level. स्ट्रेस वर्ड लेवल पे भी हो सकता है और सेंटेंस लेवल पे भी हो सकता है. स्ट्रेस का यूज किया जाता है. स्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेटर आर्टिकुलेटरी एफर्ट. जब आपको किसी चीज को बोलने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो कहते हैं वहां पे हमने स्ट्रेस किया. फॉर इंस्टेंस, हमें बोलना है अवेक. अवेक इज अ वर्ड. तो जब हम अवेक बोलते हैं तो अ की साउंड स्लो आ रही है, और वेक की साउंड ज्यादा तेज से आ रही, बहुत बलपूर्वक आ रही है. तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड नहीं है, वेग स्ट्रेस्ड है. जो स्ट्रेस का यूज होता है वो भी हमारे इंटेंशन को दिखाता है. जैसे कि इसका हमारा दूसरे, हम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारे मैसेज का टोन क्या है, उसका सेंस क्या है, ये सारी चीजें स्ट्रेस से डिसाइड होती हैं. और पोइट्री में स्ट्रेस की बहुत इंपॉर्टेंस है. और स्ट्रेस को एसेंटेड सिलेबल भी कहते हैं. स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, एसेंटेड और अनएसेंटेड, ये सब चीजें एक है. स्ट्रेस्ड मीन्स एसेंटेड और अनस्ट्रेस्ड मीन्स अनएसेंटेड सिलेबल. Then we will move on to syllable. Syllable is also very important. Syllable is collection of letters that make single sound. Collection of letters that make single sound. Like I have given 3 examples here. We'll begin from this. Suppose there is a word property. एक वर्ड है प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी वर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? प्रॉपर्टी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो कलेक्शन ऑफ लेटर दैट मेक सिंगल साउंड, इसमें प्रो एक साउंड कर रहा है, पर दूसरा साउंड, और टी तीसरा साउंड. तो सिलेबल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर के कलेक्शन होते हैं जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. प्रॉपर्टी, यहाँ पर 3 सिलेबल है. प्रॉपर्टी. देन टुनाइट. अब टुनाइट में कितने सिलेबल है? टुनाइट में 2 सिलेबल है. टू नाइट, क्योंकि टू नाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 + नाइट. देन टॉट में कितने सिलेबल है? टॉट मोनोसिलैबिक है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा प्रॉपर्टी, प्रॉ 1 सिलेबल, पर 2 सिलेबल, टी 3 सिलेबल, 3rd सिलेबल. टू नाइट, 2 फर्स्ट सिलेबल, नाइट दूसरा सिलेबल. देन टॉट, ये मोनोसिलैबिक है क्योंकि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब इन्हीं सिलेबल को हम स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे प्रो, जब हम प्रो बोलते हैं तो हम, ये क्या होता है? स्ट्रेस्ड होता है. स्ट्रेस मीन्स हमें यहाँ पे ग्रेटर आर्टिकुलेटरी एफर्ट चाहिए, हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है प्रो बोलने में, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल. हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं. पर टी, पर को हमने हल्का सा बोला है, इसमें हमें ज्यादा साउंड, बहुत ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ा बोलने में. उसी तरह टी को भी बोलने में हमें ज्यादा बल नहीं लगाना. 1 syllable, 2 syllable and 3 syllable. In the same way to night, यहाँ पे 2 syllable, इसको हम 2 syllables में काट सकते हैं. डॉट ये है, ये मोनोसिलैबिक है, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. Then we will move on to diphthongs. What is diphthong? Diphthong होता है extended vowel sound. जब किसी शब्द, किसी वर्ड को हम बोल रहे हैं, वहां पे 2 वॉवल आते हैं. इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं 2 वॉवल साउंड इन 1 सिलेबल. एक सिलेबल में 2 वॉवल साउंड आ रहे हैं, उसे हम कहेंगे डिप्थोंग. डिप्थोंग जहां पर 2 वॉवल साउंड आ रहे हो एक सिलेबल में. तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्सटेंडेड वॉवल साउंड, जिसको बोलने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, वो क्या हो जाएगा? डिप्थोंग.
इसको ग्लाइडिंग वॉवल भी कहते हैं, क्योंकि जो टंग होती है काफी कुछ समय तक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में रहती है। फॉर इंस्टेंस हमें बोलना है कॉज, CAUSE, कॉज। तो इसको बोलने में आप अपने टंग की पोजीशन देखिए, उसको बोलने में हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ रहा है, कॉज। देन पेड, CAUSE, कॉज। यहाँ पे AU देखिए दो वॉवल है, यहाँ पे वॉवल पे हम डिपेंड ना हो कि वॉवल साउंड पे डिपेंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉवल पे नहीं जाके। जनरली आपको दो वॉवल दिखेंगे, लेकिन कभी कभी दो वॉवल नहीं भी दिखते, सिर्फ एक वॉवल दिखता है, लेकिन हम वॉवल पे डिपेंड ना हो के वॉवल साउंड पे डिपेंड होते हैं। जैसे कॉज, CAUSE, AU, यहाँ पे दो वॉवल हैं और इसको बोलने में टाइम भी लग रहा है, कॉज। पेड, PAID, पेड, यहाँ पर भी दो वॉवल है, इसको बोलने में एक्सटेंडेड वॉवल आ रहे हैं, एक्सटेंडेड वॉवल साउंड आ रहा है। देन रेड, READ, रेड, तो उसको भी बोलने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। फिर आता है बॉय। अब आप देखिए बॉय में सिर्फ एक वॉवल है, ओ, लेकिन क्या है इसमें, लेकिन इसको भी बोलने में आपको टाइम लग रहा है, आपका जो टंग है वो ग्लाइडिंग पोजिशन पे है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग वॉवल भी कहा जाता है डिप्थोंग को। बॉय, टू वॉवल साउंड आ रहे हैं बोलने में। तो डिप्थोंग होता है वेयर देयर आर टू वॉवल साउंड्स इन अ सिलेबल, किसी सिलेबल में आपको दो वॉवल साउंड मिलेंगे। इसी तरह डिप्थोंग की तरह ही होता है मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग होता है जहां पर आपको केवल वन वॉवल साउंड मिलता है किसी सिलेबल में। किसी सिलेबल में आपको जब एक ही वॉवल साउंड मिले तो वो मोनोफ्थोंग होगा। जैसे सी, हमने बोला सी, तो सी में आपने अपनी टंग की पोजीशन देखी, उसी जगह पे है सी। या आपने कहा कोर्ट, आपको बोलने में भी टाइम नहीं लग रहा है और टंग की पोजीशन भी उसी जगह है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोफ्थोंग। देन वी विल मूव ऑन टू फूट। फूट क्या होता है? फूट होता है एक पैटर्न होता है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, लाइक बिहोल्ड। एक शब्द है बिहोल्ड। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो बी होल्ड, बी जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, और जो होल्ड वर्ड है, ये जो होल्ड इसका सिलेबल है, ये स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, तो ये एक हो गया एक फूट। अगर हम दूसरा वर्ड लेते हैं आफ्टर, तो हम आफ्टर बोल रहे हैं, तो आफ्टर, आफ बोलने में हमें स्ट्रेस, हमें बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन टर बोलने में हमें बल लगाना नहीं पड़ रहा है, तो आफ हो जाएगा स्ट्रेस, टर हो जाएगा अनस्ट्रेस। तो ये दूसरी टेक्निक, इसको हम कहेंगे आइम्बिक, इसको हम कहेंगे ट्रॉकी। आइम्बिक फूड, ट्रॉकी फूड, ये फूड कहलाती है आइम्बिक। बिहोल्ड, ये जो फूड है ये आइम्बिक फूड है, और आफ्टर ट्रॉकी फूड है। तो फूड क्या होता है? स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनको हम फूड कहते हैं, और ये जो फूड होते हैं, फूड मिलकर मीटर बनाते हैं और उसी से हमारी पोएम्स बनती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमें एक पोएम पढ़नी है वर्ड्सवर्थ की, सॉलिटरी रीपर। वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर पोएम है, जो सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। लाइन है, रीवर्ड हर, हर सिंगल, फर्स्ट लाइन है, behold her single in the field।
तो जब हम इसको अगर हम इसका मीट्रिकल स्टैंजा देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में नर्सरी राइम है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि हम किस तरह से इसको क्लास में पढ़ाएंगे। तो बी होल्ड, जब बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे बी होल्ड हर सिंगल इन अ फील्ड, हम कहेंगे बी होल्ड हर सिंगल इन अ फील्ड। तो बी होल्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, हर सिंग। अब जब हम सिंग बोल रहे हैं तो स्ट्रेस आवाज आ रही है, हर सिंगल, हर सिंगल इन द फील्ड। ये हो गया एक फूट, ये हो गया दूसरा फूट, ये हो गया तीसरा फूट, और ये हो गया चौथा फूट। 1 फूट, सेकेंड फूट, थर्ड फूट एंड फोर्थ। और अनस्ट्रेस्ड, जहाँ पे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, वहां पे हम उसको आइम्बिक फीट कहते हैं। हालांकि ये बहुत डिटेल्ड है, इतना जानने की जरूरत, आइम्बिक फीट आपको जानने की जरूरत इसलिए है, मैंने आइम्बिक फीट पे इसलिए ज्यादा इसको एम्फसाइज किया क्योंकि जो नर्सरी राइम्स होती हैं वो आइम्बिक फीट में ही लिखी जाती हैं। जैसे आपने पढ़ी होंगी, डिंग डोंग बेल पूसी इन द वेल, तो डिंग अनस्ट्रेस्ड, डोंग स्ट्रेस्ड, in unstressed, the stressed, ding dong bell, pussy in the well, या Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water। ये सब आइम्बिक फूट में लिखी गई है, इसलिए आइम्बिक आपको जानना जरूरी है। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, तो ये एक फूट बन गया, दूसरा फूट, तीसरा फूट, चौथा फूट, तो ये हो जाएगा आइम्बिक टेट्रामीटर। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है, अगर इसी तरह से 5 होते, इसी तरह का एक और फूट सपोज यहाँ बन जाता 5, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इन केस यहाँ पे 5वां भी कोई फूट बन जाता तो आइम्बिक पेंटामीटर कहलाता। तो हम ये कहते हैं कि ये पोयम लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन क्योंकि यहाँ 5 फूट नहीं है तो हम ये कहेंगे आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। और इसे आइम्बिक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ जो फूट है वो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड है। इस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमें ये पता होगा कि किस वर्ड को हमें स्ट्रेस करना है, किस सिलेबल को स्ट्रेस करना है, किसको नहीं। तो हम इसको ऐसे पढ़ाएंगे कि behold her single in the field, ना कि behold her single in the field. This is wrong way of reciting poem. Behold her single in a field, yon solitary highland glass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. इस तरह से ना पढ़ा के behold her single in the field, on solitary highland glass, कहाँ पर आपको आपकी वॉइस तेज ऊपर जा रही है, कहाँ पे नीचे जा रही है, जैसे मैंने बताया था इंटोनेशन, यही इंटोनेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का हो रहा है। देन राइम स्कीम, आप सभी को राइम स्कीम तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है, किसी भी पोएम को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है, उसके लास्ट वर्ड किस तरह से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो राइम होता है। जैसे कि ये है, फॉर एग्जाम्पल behold us in a field, ये ए मानता है, yon solitary highland glass, क्योंकि लास्ट दूसरी लाइन इससे मैच नहीं कर रही फील्ड से, तो वो बी हो जाएगा। behold her single in a field, yon solitary highland glass, reaping and singing by herself, ये हो जाएगा herself। stop here or gently pass, pass और last दो चीजें साउंड करें तो उसकी राइम स्कीम इस तरह से बनेगी। जो आपकी पोएम के लास्ट वर्ड हैं, पोएम की हर एक लाइन के लास्ट वर्ड हैं, वो आपस में कोरेस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, उसी को राइम कहते हैं। अगर लास्ट वर्ड कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसकी राइम स्कीम ये है। इसकी राइम स्कीम ए है, क्योंकि फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड से कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो पहली दोनों की क्या हो जाएगी, ए। तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड अगर पहली दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से नहीं मिल रहा है तो वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से राइम स्कीम बनती है। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट इज ऑजम-बॉर, जिसको ऑजम-बॉर होता है रन ऑन लाइन्स, जिसमें सेंस जो होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में फ्लो करता रहता है। इसको कहते हैं
और जो आखिरी लाइन तक वो सेंस जाता है। एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में आखिरी तक कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं, उसमें हर लाइन पे फुल स्टॉप नहीं होता है, फुल स्टॉप जाके लास्ट में लगता है। तो इस तरह के अगर आपको पैराग्राफ मिले तो उसे आप कहेंगे ऑजम बोर्ड या रन ऑनलाइन। रन ऑनलाइन और ऑजम बोर्ड वो होता है जहां पे सेंस होता है। जो सेंस है वो क्या होता है, उसका जो आइडिया होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में फ्लो करता रहता है और लाइन एंड स्टॉप्ड नहीं होती है। ये नहीं कि मैंने एक लाइन बोला तो फिर वो लाइन वहां खत्म हो गई, पोएम की फर्स्ट लाइन वहां खत्म हो गई, दूसरी लाइन वहां खत्म हो गई, तीसरी लाइन वहां खत्म हो गई। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि सेंस पहली लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन और तीसरी लाइन से चौथी लाइन तक जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। तो इसे कहते हैं ऑजम वर्ड। देन पॉज। पॉज होता है कि एक इट इज स्ट्रॉन्ग नेचुरल पॉज। पॉज को हम सेजुरा भी कहते हैं। सेजुरा, अगर आपसे किसी ने पूछा सेजुरा क्या है तो आप कह सकते हैं इट इज अ पॉज। पॉज क्या होता है, एक नेचुरल पॉज होता है जो क्या होता है विद इन अ लाइन, किसी भी लाइन के बीच में, पोएम की लाइन के बीच में एक नेचुरल पॉज आता है जिसे हम कहते हैं सेजुरा। जैसे स्टॉप हियर और जेंटली पास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर, यहाँ पे आपको सेजुरा मिलेगा, पॉज मिलेगा, और जेंटली पास। सो व्हाट इज पॉज और व्हाट इज सेजुरा? इट इज अ नेचुरल स्ट्रॉन्ग पॉज विद इन अ लाइन। किसी भी लाइन के बीच में अगर आपको कोई फुल स्टॉप मिल जाता है नेचुरल, तो फिर आप क्या, पॉज मिल जाता है किसी भी लाइन के बीच में, स्टॉप हियर के बाद, स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो स्टॉप हियर के बाद में आपको एक पॉज मिल गया, तो इसको आप कहेंगे सेजुरा। So I hope you all have understood basic things about the science of versification and pronunciation. This is a very vast subject. ये बहुत ही vast subject है जो कि बहुत कम time में explain नहीं किया जा सकता है। फिर भी आपको इसके कुछ terms के बारे में पता चला होगा, और अगर आप इसके ऊपर और search करना चाहें या और इसकी आगे study continue करना चाहें तो आपको इससे बहुत help मिलेगी। Thank you so much for watching.